नमस्कार दोस्तों। 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो अपनी सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करता है। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जो कि चंद्रयान-2 के टाइम भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिशन फेल हो गया। सिंपली कहे तो इस बार वो ऐसे कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान-3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला कंट्री बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी की जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा पाएगा। सो अब सवाल आता है कि चंद्रयान-3 ये सब करेगा कैसे, उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम आज के इस वाले वीडियो में देने वाले हैं। The launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan-3, the mission of ISRO to the moon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. चंद्रयान-3 का ये मिशन सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इक्वली चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। एंड यस, वही मार्स जिसमें मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज़्यादा क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं। उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज नहीं सक्सेसफुली मून मिशंस किए हैं, बट सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसे हैं, यूएसए, रशिया और चाइना, जो लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। जबकि मार्स ज़्यादा दूर होने के बावजूद भी उस पर जो 8 कंट्रीज ने स्पेस मिशंस किए हैं, उनमें से 6 कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड किया है। यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट हो गया 75% और वहीं लूनर सरफेस पर 27%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जहाँ पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुँचने के लिए 7 महीने लग जाते हैं, वहीं पर मून पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुँच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पाथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है, तो उसे इतने कम टाइम में वापस कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, इसलिए डिफ़िकल्टीज ज़्यादा हो जाती हैं। और इससे भी ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग का टाइम एस्टिमेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर्स पर आवर है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो मिलता है। अदरवाइज उसका खेल ख़त्म, यानी कि उसका पाथ चेंज करो या ना करो, वो क्रॉस होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सपोज इस टाइम फ्रेम में टॉस डाउन स्टार्ट भी कर दिया, फिर भी बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करके लैंडर की स्पीड कम कर देता है। इसीलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स के साथ साथ पैराशूट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर मून पर ऐसी कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर ही आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनर सरफेस पर लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, उनसे मून की लूज सॉइल का उड़कर डेलिकेट सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। अब इन दिक्कतों के ऊपर लास्ट टाइम चंद्रयान-2 को जहाँ पर लैंड कराना था, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उस जगह पर लैंडर को आर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, यह अपने आप में ही एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते टाइम टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल इन दोनों रीजन्स का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास जैसे हो जाएगी,
इसमें जैसे आप देख सकते हो, गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया, बस वैसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए लेट्स से कि इसरो लूनर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी करा देता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। तो देखो, चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ हॉराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे कुछ एरियाज ने तो उनके फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर्स के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सारे रीजंस, यानी कि लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए एनफ टाइम ना मिलना, डस्ट से सेंसर्स खराब होना, लूनर साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर एंड सरफेस और कम्युनिकेशन इशूज़, इनकी वजह से कई बारी लूनर सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। पर अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां ना क्रेटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस है और ना ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर्स। ऑल्सो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ की चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट रेज करा, सो दैट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच पाए, जिससे होगा ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 मिशन के इनिशियल स्टेज में ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के टाइम इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद जब लैंडिंग का टाइम आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पर लैंडिंग नहीं करवाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, इससे थ्रस्टर्स काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ा सकते हैं और सेंसर्स ख़राब हो सकते हैं। सो इंस्टेड चंद्रयान 3 लैंडिंग से पहले अपनी स्पीड को ड्रास्टिकली घटाने और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। यानी ऑल इन ऑल सिर्फ इन 2 स्टेप्स से, यानी ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर्स के पहले 3 रीजन्स को टैकल कर सकेगा। इसके बाद रही बात 4th रीजन की, विच इज़ कम्युनिकेशन इशूज़। तो उसके लिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। और इंस्टेड वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल्स रिले करने वाला है। इसे थोड़ा और समझने के लिए पहले चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा कुछ अलग दिखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जिनका एवरेज वेट टाटा हैरियर या ऐसे किसी एसयूवी जितना है, और कुल मिलाकर पूरे स्पेसक्राफ्ट का वेट कुछ 3900 किलो है, यानी कि एक हाथी जितना। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो मून को रिवॉल्व करके स्कैन करे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये टास्क ऑलरेडी कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत ही मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। और यही वजह है कि फाइनली चंद्रयान 3 कोविड वगैरह जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बावजूद महज 4 सालों में बनकर तैयार हो गया। अब एक बार ये चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो जाए, उसके बाद लैंडर में से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिव्स से मून के सॉइल पर पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट कर देगा, जिससे उन केमिकल्स में से अलग अलग वेव्स लाइक अल्फा एंड एक्सरेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करके एनालाइज करेगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सॉइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून पर एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा, और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को लगता था कि मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, पर बाद में पता लगा कि 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक एक थिन आयोनोस्फेयर और सिंपली चार्ज्ड पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, और जिसके एग्जिस्ट करने का एक्यूरेट रीज़न आज तक किसी को नहीं मालूम। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभा और चेस्ट सेंसर्स की मदद से मून के आयोनोस्फेयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ और तापमान के बारे में हमें प्रिसाइज डेटा देगा। इसके अलावा मून पर भूकंप डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुइर प्रूफ भी लगाया गया है, जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सूरज के पावरफुल रेडिएशंस का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। ये तो हुई सिर्फ लैंडर और रोवर की बात।
लेकिन इसरो ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को भी 2-in-1 के जैसे यूज़ करा है। फर्स्टली उन्होंने इस पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि सेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है, जो कि अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो लूनर साउथ पोल पर भी मैसेजेस और डाटा इंटरप्शन ना हो, इसलिए रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डाटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटेना की ओर रिले करेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश के रिले सैटेलाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डाटा भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि पहले ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसरो से आया डाटा दूसरे कंट्रीज चुरा पाए थे। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे मैन्ड मिशन का फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आज हम लैंडर को मून के साउथ पोल की डिफ़िकल्ट टेरेन पर लैंड करा सकते हैं, तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। इस मिशन से हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। बट खैर, गगनयान मिशन के लिए अभी काफ़ी टाइम है। फिलहाल इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 का ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे भारत वो पहला कंट्री बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन और इवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ पे क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में जमा हुआ पानी चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहाँ पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी हैं, वहाँ पर भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टेन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाए तो हम भी ये समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारे पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थ्योरी कहती है। ऑल इन ऑल, अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी की इतिहास की कई पहेलियाँ सुलझ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारा देश इसे सुलझाने वालों में से सबसे पहला देश होगा। तो इसरो के रिसेंट अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अगर सब प्लान के हिसाब से चलता है तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को लैंड कराने की कोशिश करी जाएगी। तो ये था दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन की पूरी डिटेल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।